हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉडमी की तरफ से आ चुका है एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ कुछ ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुका है, ये तुम लोग का आखिरी एंड द लास्ट वीडियो होने वाला है जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ CBD 2 टाइप का क्वेश्चन का यहाँ पे। ठीक है, और अगर तुम लोग ये वीडियो को आज पहली बार देख रहे हो तो तुमसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि तुम प्रीवियस वीडियो को भी देख लो एक बार अच्छे से, ताकि जितना हो सके उतना कंसेप्ट तुम ले पाओ यहाँ पे। क्लियर है? और ये जो वीडियो होने वाला है एक रिवीजन टाइप का वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी नया चीज सीखने का टाइम नहीं रहा। अभी जो भी चीज होने वाला है वो एक रिवीजन टाइप का होने वाला है, तो इसलिए एक रिवीजन क्लास होने वाला है और जितना हो सके मेरे तरफ से मैं वहां पे तुम लोगों को कंसेप्ट बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को और सबसे पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ठीक है, और तुम लोगों का काम ये रहेगा कि तुमको क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लगाएंगे हम लोग आज के क्वेश्चंस पे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आज का जो होने वाला है वो तुम्हारा ज्योमेट्री बेस्ड होने वाला है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस क्लास का जो था वो ज्यादातर ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड था, आज वाला ज्यादातर ज्योमेट्री बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बोला गया ए पार्क हैविंग साइड 22 स्क्वायर पार्क बोला गया ना। ठीक है, स्क्वायर पार्क हैविंग साइड 22 मीटर हैज 2 रोड्स ईच 2 meter wide running in the middle of it parallel to the length and the breadth. What will be the cost of graveling the path at the rate of इतना? चलो इतना तो कुछ समझ में आ गया, बस इतना तुमको देखना है कि ये क्वेश्चन पढ़ते डायग्राम तुम्हारा दिमाग में आ जाना चाहिए। डायग्राम कैसे होना चाहिए? मेरे पास एक स्क्वायर है, मान लेता हूं ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लग नहीं रहा स्क्वायर जैसा, बट स्क्वायर जैसा है ये। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर है। अब बोला गया कि इसका बीचों बीच एक रास्ता जा रहा है। ठीक है, मैं अलग कलर से करता हूं। बीचों बीच एक रास्ता जा रहा है, मान लो ये वाला एक रास्ता हो गया। ठीक है, पैरेलल टू द लेंथ एंड पैरेलल टू द ब्रेथ, ये हो जाएगा रास्ता। अब यही रास्ते को उसको लेवल करना है या फिर ग्रेवल करना है, पत्थर डाल के उस पर रोलर चलाना है। और उसका कॉस्ट क्या बोल दिया गया? उसका कॉस्ट बोल दिया गया 100 पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए 100 रुपीज लगता है। बात समझ में आ रहा है? बस वही वाला कंसेप्ट लगाना है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। जो प्लस वाला साइन बना है ना, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। उसका एरिया कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो क्या बोला गया, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है? 22 मीटर्स है, तो मैंने यहाँ पे 22 मीटर्स कर दिया। ठीक है, एज इट इज स्क्वायर, तो इसका ब्रेथ भी कितना हो जाएगा? इसका ब्रेथ भी 22 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये वाला पार्ट का बात करूं, ठीक है, अगर मैं ये वाला पार्ट का बात करूं, ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। एक काम करता हूं, शेड नहीं करता हूं, उसको ऐसे ही लिखता हूं। ये जो ब्लू कलर का जो एक दिख रहा है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा रेक्टेंगल बन जाएगा। और ये अगर रेक्टेंगल का कोई एरिया निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तुमको लेंथ चाहिए होगा, तो ब्लू वाला लाइन अगर यहां से मैं यहां तक देखूं तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, और अगर इसका ब्रेथ बोले तो ब्रेथ ऑलरेडी यहां पे दे दिया गया, इट इज कितना? ये ब्रेथ नहीं, ये 2 मीटर वाइड बोला गया। दैट मींस यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। मतलब इसका लेंथ कितना है? 22, उसका ब्रेथ कितना है? 2। दैट मींस एरिया ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन या फिर दिस रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू कितना? विल बी इक्वल टू 22 इंटू 2। कितना हो जाएगा? 22 इंटू 2 विच इज इक्वल टू कितना? 44। कितना बन जाएगा वो तुम्हारा? 44 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर मैं इसका बात करूं, यहां पे जो रेक्टेंगल बना है इसका बात करूं, ठीक है, ये येलो कलर का जो रेक्टेंगल बना है इसका बात करूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में भी उसका लेंथ कितना होगा? 22, और उसी का ब्रेथ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उसका भी एरिया कितना हो जाएगा? 22 इंटू 2 विच इज इक्वल टू कितना? 44। ठीक है, अब तुमको टोटल चाहिए होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सब मिला के तुमको क्या करना पड़ेगा? रोड का एरिया ही चाहिए होगा। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 44 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 88। और 88 को अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे 8800 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तुम इस पर टिक कर दोगे, घर पे आके बोलोगे, फ्लेक्स करोगे कि भाई मैंने क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि यहां पे 88 नहीं होगा उसका एरिया, यहां पे 88 नहीं होगा। प्रैक्टिकली तुम सोचो एक बार, प्रैक्टिकली चीज को सोचो एक बार, मैं यहां पे समझा देता हूं। प्रैक्टिकली चीज सोचो, रास्ता कैसा था? ऐसा था। ठीक है, पहले मैं इसको क्या करूंगा? रोलर मारूंगा या फिर ग्रेवलिंग करूंगा, जो करना है मैं इसको कर दूंगा। ठीक है, उसका बाद मैं फिर से इस तरफ जब करूंगा तो इसको मैं फिर से रोलर मारूंगा, ऐसे ऐसे करके इसको करते जाऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा दिमाग में वो लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि ऑलरेडी जब ये रास्ता बन रहा था, मैं ब्लू कलर से पेंट करता हूं, जब ये रास्ता तुम्हारा बन रहा था, ठीक है, ये जो पार्ट है बीच वाला, ये एक बार ऑलरेडी हो चुका था, ये ऑलरेडी एक बार लेवल हो चुका था। ठीक है, जब मैं ये लाइन को फिर से ग्रेवल करूंगा, क्या मुझे जरूरी है कि ये लाइन को मैं फिर से करूं?
ये तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। अभी मेरा काम क्या रहेगा, मेरा काम रहेगा मैं बस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को लेवल करूं, मतलब ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को लेवल करूं, ये बीच वाला पार्ट को लेवल ना ही करूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी लेवल हो चुका है। लेकिन मैंने जब यहां पे निकाला जो 88 आया, उसमें क्या हो रहा है, ये जो बीच वाला पार्ट 2 बार काउंट हो गया। कैसे? इसका जब एरिया निकाला तब भी ये काउंट हुआ था, और इस तरफ का एरिया जब निकाला तब भी ये काउंट हो गया, मतलब वो 2 बार काउंट हुआ है। लेकिन मैं इसको करूंगा कितने बार? एक ही बार। दैट मीन्स आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 1, मतलब 2 बार किया है, उसमें से एक बार मुझे हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? ऑब्वियसली इसको पता है यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ पे 2 मीटर, मतलब एक स्क्वायर बन रहा है जिसका चारों तरफ कितना मीटर का ब्रेथ बन रहा है? 2 मीटर का बन रहा है। दैट मीन्स 2 × 2 कितना हो जाएगा? ये शेडेड एरिया का रीजन हो जाएगा तुम्हारा 4। मतलब एक बार मैं उसको हटा देता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा रास्ता का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 88 हो जाएगा, -4 कर दोगे कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अभी जो 84 आएगा ये पूरा रास्ता का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है। अब क्या बोला गया, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए, सॉरी पेंट नहीं, लेवल करने के लिए कितना लग रहा है? 100 रुपीज। तुमको कितना मीटर स्क्वायर कराना है? तुमको 84 मीटर स्क्वायर कराना। तो सीधा सा बात है भाई, 84 × 100 करोगे कितना हो जाएगा? 8400 रुपीस। और 8400 रुपीस कहां पे दिख रहा है तुमको? 8400 रुपीस मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अगर तुम जल्दबाजी में करोगे या फिर जोश में करोगे तो गलत हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे तुमको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। देखो, अगर एग्जांपल के थ्रू समझोगे तभी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे मान लेता हूँ ये हो जाएगा मेरा एक पाथ, ठीक है, जो रेक्टेंगल का बात करो, मैं 2 बना लेता हूँ यहाँ पे, अच्छा रहेगा। ये एक रेक्टेंगल का पाथ, ठीक है, और दूसरा रेक्टेंगल का पाथ कैसे बनेगा? हंसना मत, ये डायग्राम कुछ इस डायग्राम बोलो, कागज कुछ इसी तरीके का है। ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। अगर देखोगे तो इसको जब मैं एरिया निकाला तो ये पार्ट का एरिया ऑलरेडी निकल चुका था, ठीक है, लेकिन इसको फिर से डालूंगा तो वो एरिया फिर से क्या हो जाएगा? फिर से इसको ग्रेवल करना पड़ेगा। मतलब एक चीज को मैं 2 बार कर रहा हूं। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे ये पार्ट को एरिया निकालने करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं ये बना रहा था तो ऑलरेडी हो चुका था। दैट मीन्स मेरा काम क्या रहेगा? मेरा काम रहेगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट करने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो जा रहा है? दैट मीन्स हम लोग उस चीज को 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया, एक बार यहां पे माइनस कर दिया और तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन करो, ट्राई करो कि यहां पे तुम्हारे दिमाग में वो सेट रहे कि वो चीज पूरा प्रैक्टिकली सोचो। मैथमेटिक्स का पार्ट है बोल के मत सोचो, सोचो कि ये तुम्हारा प्रैक्टिकल चीज हो रहा है और अगर तुम उस जगह में होते तो तुम उसको किस तरीके से करते। बात समझ में आ रहा है? चलो, अगर बात समझ में आ रहा है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्फीयर ऑफ सॉलिड मार्बल्स ईच हैविंग ए रेडियस ऑफ 0.3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए स्फीयर हैविंग रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो रहा है? मतलब मान लो मेरे पास इतना बड़ा एक स्फीयर है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, मेल्ट करके छोटा छोटा स्फीयर बना दिया। उसको मैंने मेल्ट करके क्या कर दिया, छोटा छोटा मार्बल्स बना दिया। अब बोल रहा है कि ये एक मार्बल से, एक बड़ा मार्बल से मुझे छोटा छोटा कितना मार्बल्स बन सकता है वो तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका मैं डायग्राम तुमको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक मेरा बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना बोला गया, जिसका रेडियस बोल दिया गया इट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने आग में जलाया। आग में जलाने का मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद मैंने इससे क्या किया, इससे मैंने छोटा छोटा बहुत सारा मार्बल्स बना लिया, बहुत सारा मार्बल्स बना लिया। और हर मार्बल्स का रेडियस कितना हो जाएगा, हर मार्बल का रेडियस हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मैंने कितना किया, 8 मार्बल्स बनाया। तो तुमको बताना कि कितना मार्बल्स बना होगा, ठीक है। मुझे तो नहीं बना पता कितना बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बस 8 बना के रख दिया। यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारा कितना होगा वो तुमको बताना है और उसके लिए एक कंसेप्ट लगता है। वो कंसेप्ट क्या होता है, जब भी किसी चीज को मेल्ट या रिकास्ट करके नया चीज बनाया जाता है, जब भी किसी चीज को मेल्ट करके या फिर रिकास्ट करके दूसरा चीज बनाया जाता है तो हमेशा याद रखना उसका वॉल्यूम सेम रहता है। उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। एग्जाम्पल के दौर में दिखाता हूं मैं तुमको। जैसे कि मान लो मेरे पास ये वाला जो चीज है, मान लेता हूं ये जो ब्रेसलेट है ये सोने का है, ठीक है। सोने का कितना ग्राम, मान लेता हूं 4 ग्राम, मैं बहुत अमीर हूं ना, ठीक है। तो सोने का 4 ग्राम से ये मेरा ब्रेसलेट बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं मेल्ट करके एक चेन बनाना चाहता हूं, इसी को मैं मेल्ट करके एक चेन बनाना चाहता हूं। आप बताओ मेरा चेन का कितना ग्राम का मेरा चेन होगा। तुम लोग बोलोगे हाँ सर, ये अगर 4 ग्राम मेल्ट किया तो ये भी तुम्हारा 4 ग्राम का होगा। दैट मीन्स क्या सेम रह रहा है, उसका वॉल्यूम सेम रह रहा है, ना कि उसका सरफेस एरिया या फिर उसका कर्व सरफेस एरिया। तो हमेशा याद रखना, किसी भी चीज को मेल्ट करके रिकास्ट करके अगर नया चीज बनाते हैं तो हमेशा उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बस वही चीज, इसका जो
छोटा वाला बड़ा वाला सर्कल का वॉल्यूम होगा, बड़ा वाला सर्कल का वॉल्यूम ये इतना सारा जो सर्कल है सब का वॉल्यूम के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहां पे कि वॉल्यूम ऑफ द बिगर सर्कल, वॉल्यूम बिगर नहीं लिखता हूं, बिग लिख देता हूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग सर्कल विल बी इक्वल टू, कितना नंबर ऑफ बॉल्स बन रहा है मुझे नहीं पता, तो लेट अस अज्यूम द नंबर ऑफ बॉल्स टू बी कितना, n इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, जहां पे इसका रेडियस कितना था 6 सेंटीमीटर था और इसका रेडियस कितना था 0.3 सेंटीमीटर था। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो तुम लोग को दिमाग में आएगा कि सर इतना कुछ तो कर लिए, इतना दिमाग तो लगा लिया, सर ने बोला करना है तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन भाई मेरे मुझे तो वॉल्यूम का वो ही नहीं पता, फॉर्मूला ही नहीं पता है, आप कैसे करेंगे? इतना कंसेप्ट लगा लिया, इतना कुछ कर लिया, लेकिन तुमको वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता है, वो कैसे करोगे भाई? देखो उसके लिए कोई शॉर्टकट है नहीं, इसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए क्या करो उसके लिए, हाँ इसके लिए एक बेसिक मैथ्स का क्लास भी आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, अगर कोई तुमसे पूछे कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, सो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विल बी इक्वल टू पाई आर क्यूब, क्या होता है? पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर कितना होगा? पाई आर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसका रेडियस कितना था 6, तो 6 क्यूब लिखा दो यहाँ पे, इसका जगह में क्या रहेगा n रहेगा, इनटू पाई के जगह में पाई एंड 0.3 क्यूब, ठीक है। जो जो जहां कैंसिल जाता है उसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे मेरे को पाई पाई दिख रहा है, कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो n विल बी इक्वल टू कितना 6 क्यूब बाई कितना 0.3 क्यूब, ठीक है। अगर इसको तुम देसी मेथड में करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। एक काम कर लो, तो देसी मेथड में करता हूं, क्यूब का मतलब कितना होता है, वो 6 टाइम 3 बार मल्टीप्लाई होगा, और 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिलेशन करता हूं तो देखो कितना 3 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, 3 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, 3 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, ऊपर कितना बचेगा? ऊपर यहाँ पे तुम्हारा 8 बचेगा, नीचे कितना होगा? 3 टाइम्स से काटा तो यहाँ पे कितना होगा? 0.1 हो जाएगा, 0.1 0.1 0.1, तो कितना हो जाएगा? 0.001 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा? 0.001 हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स आई नीड टू रिमूव द डेसिमल। तो कितना डिजिट पर डेसिमल है? 1 2 3 है ना, तो ऊपर भी तुम क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी तुम क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा? नीचे का 3 डेसिमल खा जाएगा और बचेगा कितना? 1, और ऊपर कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। दैट मीन्स तुम्हारा n का वैल्यू कितना हो जाएगा? तुम्हारा n का वैल्यू हो जाएगा 8000, और जो तुमको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पे तुमको क्या कंसेप्ट सीखने को मिला? यहां पे हम लोग को एक कंसेप्ट सीखने को मिला। वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि अगर मैं किसी भी चीज को मेल्ट करता हूं या फिर उसको रिकास्ट करता हूं, इन दैट केस द वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। वो वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक डाउट तुम्हारा दिमाग में ये भी आएगा कि सर आपने यहां पे n क्यों लिया? देखो, बड़ा बॉल को मेल्ट करके मैंने छोटा बॉल बनाया, दैट मीन्स एक बॉल तो नहीं बनेगा, बहुत सारा बॉल बनेगा। सब बॉल का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल। तो कितना सारा बॉल है वो तो मुझे नहीं पता है ना। 6 होता तो n की जगह में 6, 9 होता तो n की जगह में 9, ऐसा होता, लेकिन यहां पे कुछ बोला नहीं गया। दैट मीन्स उसको मैं एक वेरिएबल मान लिया हूं n, और कैलकुलेट करके मुझे आंसर कितना मिला? कैलकुलेट करके मुझे आंसर 8000 मिला, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे एक डेसिमल मल्टीप्लिकेशन किया, मेरे तरफ से मैंने पूरा ट्राई किया तुमको समझाने के लिए। अगर तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ही जल्द तुम लोगों के लिए एडवांस बोल रहा हूं, बेसिक मैथ्स का क्लास आएगा, जहां पे हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है। बेसिकली मैं यहां पे तुमको पूरा क्लास 2-3 स्टैंडर्ड का मैथ्स कराने की कोशिश करूंगा, जो तुम्हारा आगे आने वाला क्लासेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। जो ऑलरेडी मैथ्स में अच्छा है उनके लिए जरूरत नहीं है, जिसको लगता है कि मैं मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा हूं, ठीक है, स्ट्रगल मतलब इन द सेंस कैलकुलेशन में स्ट्रगल कर रहा हूं, तो वो क्लासेस देख सकता है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द वो तुमको यूट्यूब में मिल जाएगा। क्लियर है? चलो भाई, अगर ये क्लियर हो गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। यहां पे बोला गया ए पाथ ऑफ 2.5 मीटर इज सराउंडेड ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ 8 मीटर। द एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूसिव ऑफ द पाथ। इंक्लूसिव मतलब क्या हो जाएगा? वो पाथ को लेके वो गार्डन का एरिया कितना होगा वो तुमको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा बात है। तो उसके लिए सिंपल सा बात के लिए क्वेश्चन डायग्राम बना लेते हैं। ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर
गार्डन हो जाएगा, और यही रेक्टेंगुलर गार्डन का बाहर में एक क्या है, रोड है, ये हो जाएगा तुम्हारा बाहर का रोड, ठीक है। और रोड कितना बोला, विड्थ, उसका विड्थ बोला गया तुम्हारा 2.5 है, विड्थ कितना है तुम्हारा 2.5 है, ठीक है। इसका लेंथ कितना बोला गया, इसका लेंथ तुम्हारा 10 बोला गया, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा 10 मीटर, और ब्रेथ कितना बोला 8 बोला गया, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा 8 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको क्या बोला गया, आपको तुमको बोला गया कि यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गार्डन। अगर एरिया ऑफ द गार्डन बोलता तो येलो वाला तुम्हारा आंसर हो जाता, येलो वाला का एरिया निकालते 80 तुम्हारा आंसर हो जाता, लेकिन यहां पे क्या बोला गया, यहां पे बोला इंक्लूसिव ऑफ द पाथ, मतलब पाथ को तुमको इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना मतलब इस चीज को भी तुमको यहां पे इंक्लूड करना है, ठीक है। अब इसको इंक्लूड कैसे करोगे, देखो सीधा सीधा बात है, इसको इंक्लूड करने के लिए मुझे यहां से लेके यहां तक का लेंथ चाहिए होगा, ठीक है। यहां तो मुझे पता है, देखो यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है तुम्हारा 10 मीटर्स, ठीक है 10 मीटर्स, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 2.5, और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का भी हो जाएगा तुम्हारा 2.5, ठीक है। तो टोटल यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 2.5, यहां पे 2.5, यहां पे बना कितना 5, और बीच का कितना 10, तो या कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 मीटर्स, मतलब पूरा लेंथ ऑफ द गार्डन अलोंग विद द पाथ इज कितना 15 मीटर्स, ठीक है। बात समझ में आ गया, चलो अगर बात समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द ब्रेथ वाला पार्ट। ये ब्रेथ वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक कितना है 8 है, यहां पे भी 2.5, यहां पे भी 2.5, मतलब 8 प्लस 2.5 कितना बनता है 5 बनता है, 8 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 13, दैट मीन्स यहां पे टोटल कितना हो जाएगा 13 मीटर्स। बात समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, यहां से लेके यहां तक कितना है 8 है, और यहां ये पार्ट का कितना है 2.5 है, ये पार्ट का कितना, ये पार्ट का भी तुम्हारा 2.5 है, दोनों मिलकर कितना बनेगा 2.5 प्लस 2.5 व्हिच इज इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे कितना 13, तो इसी कारण यहाँ पे कितना बन गया 13, मतलब लेंथ तुम्हारा आ गया 13, ब्रेथ तुम्हारा आ गया, सॉरी लेंथ तुम्हारा आ गया 15, ब्रेथ तुम्हारा आ गया कितना 13, तुमको उसका एरिया चाहिए, तो एरिया विल बी इक्वल टू क्या, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 15 इंटू 13, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूं, सब में डेसिमल है, बस एक ही है जहां पे सीधा सीधा आंसर आ रहा है, वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना 195 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, वो मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे। अब बोलोगे कि सर ये सब को आपने क्यों नहीं चूज किया, भाई 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेसिमल नंबर कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, तो डेसिमल में बस यही नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डेसिमल है, इसका कोई यूज नहीं है, बस ऐसा ही दिया गया है, ठीक है। तुम्हारा आंसर कितना होगा 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कभी कभार ऑप्शन से भी तुम्हारा आंसर आ सकता है, ठीक है। और मैं हर बार बोलते जा रहा था, अभी भी बोलूंगा और आगे भी बोलते रहूंगा, क्योंकि तुम लोगों का एक बहुत गंदा आदत है कि तुम ऑप्शन को नहीं देखते हो, क्वेश्चन देख के खुद ही एक्साइट हो जाते हो करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन कितना करें, 2 ही टाइप ऑफ लोग देखते हैं, एक जिनको तुक्का मारना होता है और एक जिनको कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ठीक है। तो तुम लोग को दूसरा कैटेगरी का आदमी बनना है, जहां पे तुमको कैलकुलेशन ना करके ऑप्शन से आंसर लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। और एक चीज और बोल देता हूं, हमेशा ऑप्शन से नहीं आता है, ठीक है, कभी कभार बन जाता है, जैसे यहाँ पे बन गया तो कभी कभार बन जाता है, क्लियर है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि हाउ मच टाइम विल रुपीज 1350 बिकम्स कितना 1728 एट अ रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट। भाई क्वेश्चन है क्या, लॉलीपॉप है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉलीपॉप में जो जो इंग्रेडिएंट्स दिया गया उसको निकालना पड़ेगा। तो इसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, सबसे पहले इन हाउ मच टाइम विल 1350 बना बोला गया ना, दैट मीन्स प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा तुम्हारा 1350। बिकम्स इतना का मतलब क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा अमाउंट का बात चल रहा है। सो अमाउंट विल बी इक्वल टू कितना, अमाउंट विल बी इक्वल टू 1728, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8%, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना 8%। तुमको अभी टाइम निकालना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम लोग फॉर्मूला तो भूल गए, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं भाई, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, PTR बाई कितना 100 हो जाता है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर P तो मुझे मिल गया, टाइम तो मुझे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है, 100 तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज बताइए सर, मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मैं टाइम यहाँ पे निकाल नहीं पाऊंगा।
यही चीज हो रहा है। तो उसके लिए मैं तुमको एक चीज बताया था, याद होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, एंड याद रखना हमेशा SI विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। SI विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अगर तुमको यहाँ पे SI का वैल्यू चाहिए तो तुम क्या करोगे, अमाउंट से प्रिंसिपल हटा दोगे। तो अमाउंट का वैल्यू कितना था 1728, उसमें से तुम प्रिंसिपल को हटा दो, दैट इज 1350। कितना हो जाएगा 1350। तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, 12 से 5 जाएगा, बचेगा कितना 7 बचेगा, 12 से 5 जाएगा 7 ही बचेगा ना, हाँ। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, इट विल बी 378। तो SI का वैल्यू कितना हो जाएगा 378 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 1350, तो मैं यहाँ पे 1350 लिख दिया हूँ, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू, नहीं पता मुझे निकालना है तो टाइम को मैं रख देता हूँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा 8 है ही, तो 8 को यहाँ पे लिखो, 0 0 लिख दो, बूम बम कैंसिलेशन करो, 0 से तुम्हारा 0 गया। एक काम करते हैं 5 से उड़ा देते हैं, 5 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स 10, 5 7 टाइम्स, 2 कितना टाइम्स 4 टाइम्स। और कुछ कैंसिलेशन जाएगा क्या यहाँ पे, 9 से जाएगा कि 3 से जाएगा ना, 9 से जाएगा, 9 से तो ये जाएगा क्या 10 18, हाँ ये 9 से जाएगा। 9 कितना टाइम्स 3 टाइम्स, 9 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9 4 टाइम्स 36 हो जाएगा, बचेगा 1 2 टाइम्स 18। और कुछ है क्या यहाँ पे कैंसिलेशन लाइक, हाँ ये तो 3 से भी जाएगा। 3 कितना टाइम्स, 3 1 3 3, अच्छा 3 14 टाइम्स 42 होता है ना, मैं भी टेबल में वो हो रहा है। तो T विल बी इक्वल टू 14, तो यहाँ पे रह जाएगा, और यहाँ का 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर और कैंसिल करता हूँ तो कितना 2 टाइम्स जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 7/2, एंड 7/2 का मतलब तो क्या है, सबको ही पता है, इट इज 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स। और ये 3.5 ईयर्स कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 3.5 ईयर्स मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे कि बोलेंगे कि सर इतना लेंथी थोड़ी ना करना होता है, हम लोग इसको तुरंत ही कर सकते हो। तो भाई कर सकते हो, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन से लेके फॉर्मूला तक लेके सब कुछ लिखा है, तभी भी ये 3 लाइन में बना है, ठीक है। अगर मान लो तुम लोग ये सब चीज ब्रेन में कर पाते ना, तो एक ही लाइन का आंसर बन जाता है, इतना लेंथी होता नहीं है। अब जस्ट तुमको समझाने के लिए मुझे ये चीज करना पड़ रहा है। अगर मान लो मुझे ये मॉक टेस्ट देना होता तो मैं ऐसे करता, मैं इतना कैलकुलेशन तो करता नहीं, जितना हो सके मैं दिमाग में करके निकाल लेता है इसका आंसर। बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। चलो अगर ये चीजें क्लियर हो रही है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला गया, 11.11% ऑफ 81 प्लस 13.33% ऑफ 30 माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वो थोड़ा कैजुअली पूछ लिया गया है, ठीक है। तो कैजुअली पूछ लिया गया मतलब क्या, बोलना चाहिए था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, लेकिन उन लोगों ने पूछा इज इक्वल टू एक्स, तुमको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस केस में तुम करोगे कैसे, ठीक है। तो इस केस को करने से पहले मैं यहाँ पे 2-3 चीज या फिर बेसिक जो हम लोग का बदमाश रूल नहीं बोलूंगा, परसेंटेज का जो बेसिक रूल होता है ना, वो चीज मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसे होता है वो वाला चीज, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20% ऑफ 300 मान लो, ठीक है। तो 20% ऑफ 300 क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे कि सर 20/100 ऑफ का जगह में मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा तुम्हारा 60 आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंजेस कर लेता हूं, चेंजेस क्या, मान लो मैं यहां पे इसको परसेंटेज में लिखता हूं, इसको मैं रियल नंबर में छोड़ देता हूं, दैट इज यहां पे 20% ऑफ 300 के जगह में अगर मैं 300% ऑफ 20 करता तो क्या आंसर आता, 300% ऑफ 20 करता तो क्या आंसर आता। तो करके देख लेते हैं, 300% मतलब 300 बाई कितना 100 हो जाता, ऑफ के जगह में मल्टीप्लाई 20, 2 0 से 2 0 के आंसर कितना आ जा रहा है 60 आ रहा है। अब ये देख के बोलोगे ओ माय गॉड सर क्या आंसर आ गया, दोनों में सेम आ गया, ये तो शायद तुक्के से आ गया, ठीक है ना, यही सोच रहे हो ना। नहीं भाई ये तुक्के से नहीं आया, ये उसका प्रॉपर्टी है। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू तुमको समझा देता हूं, देखो ठीक है, जितना हो सके ना उतना मैं तुमको बेसिक्स बताने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो तुम लोग इसको ग्रैप्स अप करो कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी है जो तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहां पे मैं लिखता हूं 25% ऑफ मान लो 200, ठीक है, और 200% ऑफ 25, 200% ऑफ 25 करके देखो, दोनों में सेम आंसर आएगा, देखना है देख लो। अगर मैं 25% करता हूं तो 25% का मतलब मैं तो 1/4 लिखता, चलो कोई बात नहीं अभी नहीं लिख रहा हूं, इट विल बी 25/100 इंटू कितना 200, 2 0 से 2 0 गया, कितना हो जाएगा 50 हो गया, इसका आंसर आया ना 50। अब इसको करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 200/100 इंटू 25, 0 से 0 गया, कितना हो गया तुम्हारा 50 हो गया,
दोनों आ गया ना इक्वल, मतलब तुक्के से नहीं हुआ, ये एक प्रॉपर्टी है, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर तुमको अगर लगता है कि तुमको कॉपी में लिखना चाहिए तो लिख के रख सकते हो। x% नहीं लिखता हूँ, x हमेशा अच्छा नहीं लगता है ना। एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं a% ऑफ b, देखो क्या, x% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a। हमेशा याद रखना ये वाला लाइन, a% ऑफ b। ओ भाई गलत कर दिया तो मैंने यहाँ पे, रुक जाओ, शॉर्टकट लिखने का चक्कर में मैंने ऑफ भी नहीं लिखा। a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। ये हमेशा क्या रहेगा, तुम्हारा इक्वल रहेगा। बस यही वाला कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्चुअली तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट में आ रहा है। बैंकिंग का जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं ना, तो उनको ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के अंडर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे कि हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन बदमाश रूल, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन। तो वो सब चीज़ में हम लोग ये करेंगे, और ये किस में आएगा, जहाँ सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज आएगा, वहां पे आएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे को लगता है कि सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान होता है। हाँ, आसान तो होता है, लेकिन करने का तरीका होगा ना, और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को तुम खुद से करो और मुझे बताओ तो भाई इसका आंसर क्या होगा। मेरे से करने से पहले तुम इसको करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। क्या होगा भाई, सीधा सा बात है भाई। यहां पे मेरे को 11.11% दिख रहा है। दुनिया को पता है, जापान में बैठा हुआ लड़का को भी पता है और चाइना में बैठा हुआ लड़का को भी पता है, 11.11 का मतलब होता है 11/9%। एंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 11/9% इज कितना, 1/9। भाई मेरे, अगर तुम इसको जान नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर क्लियर नहीं है। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं, आगे भी बोलूंगा कि अगर तुम आगे बढ़ते हो या फिर आगे चैप्टर के साथ तुम्हारा सीरियस कनेक्शन चाहिए, तुमको परसेंटेज चैप्टर बहुत सीरियसली करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है 11.11% कैन ऑल्सो बी रिटन एज 11/9%। और यही 11/9% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं, इट कैन बी रिटन एज 1/9%। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं अभी यहां पे कैलकुलेशन करने वाला हूं, और जब भी मैं कैलकुलेशन करता हूं परसेंटेज साइन नहीं होना चाहिए। अगर परसेंटेज साइन हो रहा है, आई नीड टू रिमूव दैट परसेंटेज साइन, और जब भी मैं परसेंटेज साइन हटाऊंगा, वो क्या बन जाएगा, वो तुम्हारा फ्रैक्शन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 1/9 लिख दूंगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ऑफ यहां पे लिखो 81। ठीक है, प्लस 13.33% ऑफ कितना, 30 दिया गया। क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं, 30% ऑफ 13.33? तुम लोग बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखाया था, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। बस वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। क्यों कर दे रहा हूँ, क्योंकि 13.33% का एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता। इसको ब्रेक करके कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ब्रेक करके करना नहीं है, मुझे ऐसा ही इसको निपटा देना है। ठीक है, तो अब एक केस देखो, यहाँ पे 30% बोला गया, तो 30% कैन बी रिटन एज 3/10। ठीक है, ऑफ क्या बोला गया, 13.33। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, 13.33 कैन बी रिटन एज 13/1/3। मत पूछना कैसे आया। ठीक है, ये बेसिक से कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर तुमको प्रॉब्लम में है, मेरा बेसिक मैथ्स का क्लास जाके देख लो, तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखाने लग जाऊंगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो कितना होगा, इट विल बी 40/3। कैसे किया देखो, 13 3 टाइम्स कितना होता है, 39 + 1 कितना, 40। तो यहाँ पे 40, नीचे कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन करो, देखो 3 से 3 गया, 0 से 0 गया, और यहाँ पे कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। और कुछ अच्छा -15 भी तो है, तो यहाँ पे मैं -15 भी कर देता हूँ। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 15 बचेगा। अगर मैं अच्छे से देखूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 13, यहाँ पे कितना, 15।
ठीक है, गलती से भी मत बोल देना आंसर 2 है बोल के कि इसमें, अच्छा 2 तो है ही नहीं, -2 होगा, ठीक है। गलती से मत बोल देना यहाँ पे +2 आंसर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 बड़ा है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हिच सेज दैट -2 इज द करेक्ट आंसर। -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट तो बहुत कुछ लगा है, बहुत जगह का कंसेप्ट लगा है, परसेंटेज का कंसेप्ट लगा है, परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन का कंसेप्ट लगा है, एक और कंसेप्ट लगा है जो तुम लोगों ने नया सीखा, वो चीज क्या होगा? A% ऑफ B और B% ऑफ A दोनों आर इक्वल, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि तुमको यही लगाना है, ये इसको करने का अलग अलग तरीका है, तो इट्स ऑल अप टू यू कि तुमको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। अगर ये तरीका अच्छा लगता है बहुत बढ़िया, इससे कर सकते हो, 2 लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर लगता है कि नहीं सर आपका जो मेथड दिखा रहे हो वो एकदम ट्रेडिशनल मेथड है, मेरे को नहीं करना, मुझे कुछ एडवांस मेथड में करना, तो कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बस तुम्हारा ये चीज होना चाहिए कि एक्यूरेसी सही होना चाहिए और टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, वही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 45% ऑफ 2025 रूट ओवर डिवाइडेड बाय 0.01, ये क्या है? अच्छा ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क का ज्ञान बोल रहा हूँ, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान के चल लेते हैं, जितना x मान के चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 45% ऑफ रूट ओवर ऑफ 2045 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू कितना? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45% का मतलब कितना हो जाएगा? 45/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 20 का कितना होगा? 5, 20 किसका? 16 का करीब होता है, 16 किसका? 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई तुम्हारा 0.01 हो जाएगा, ठीक है, इंटू कितना? एक्स स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे? प्लस माइनस कुछ है क्या? ए भाई रुक जाओ, यहाँ पे इक्वल साइन दिया हुआ है ना, वहाँ पे डिवाइड साइन दिया हुआ है। ये यहाँ पे इक्वल साइन होगा, हट है, यहाँ पे डिवाइड दे दिया गया, वो इसका बीच में इक्वल साइन होगा शायद से। रुक जाओ, करके देख लेते हैं ना। इक्वल साइन होगा, दैट मीन्स यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये इक्वल होगा। इक्वल कितना? 0.01 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड प्लस कितना? 25। यही है ना? मेरे को क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं ना क्या ही जाएगा हम लोग का यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कैंसलेशन करता हूँ भाई, तो 9 टाइम्स कितना हो जाएगा? 20, और ये 4 टाइम्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 9 × 81/4। मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, देख ही लेते हैं एक बार क्या होना है, ठीक है। और फिर और कुछ क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 25 को इस तरफ लेके आ जाते हैं ना, इक्वल ना देखिए, एक काम करते हैं 25 को इस तरफ लेके आते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा? 25 विच इज इक्वल टू 0.01 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू 100 माइनस 16 19 ना भाई, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। 19 डिवाइडेड बाई 4, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कहाँ कुछ गड़बड़ है? डिवाइडेड बाई, ये इसमें डिवाइडेड बाई नहीं है, भाई ये क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ो। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वो है, इसको मैं 2 बार चेंज करके देख चुका हूँ, नहीं बन रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको अभी होल्ड में रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ये क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, जो यहाँ पे वो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और वैल्यू दिया है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू दिया है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे पीपीटी बनते टाइम कुछ गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेते, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या बात है, हम लोग के पास बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत ही कम पूछा जाता है, एकदम रेयर क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना, प्रॉफिट बोले तो या फिर तुम्हारा रिटर्न इज इक्वल टू क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये बस मैथ्स का एक पार्ट है,
ठीक है, जो तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे उसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो पैसा तुमको मिलेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये जनरल केस के लिए नहीं, बस मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड, ए बी और सी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना निकालना क्या बोला गया, इट इज गिवन दैट इट इज 60-50। नेक्स्ट कितना बोला गया यहाँ पे 6600 और कितना 7150। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आसान रहेगा कैलकुलेशन, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकता है। 0 0 0 गया, 5 से कैंसिल करता हूँ, 12 1 12 1 टाइम्स, ये कितना टाइम्स में जाएगा 13 टाइम्स 2 टाइम्स, और ये कितना टाइम्स में जाएगा 14 टाइम्स 3 टाइम्स 143। ठीक है, और जाएगा क्या, हाँ ये तो जाएगा 11 से, 11 कितना टाइम्स 11 11 टाइम्स, 11 12 टाइम्स, 11 कितना टाइम्स 13 टाइम्स। ठीक है, और ये जो आएगा वो तुम्हारा किसका रेशियो आएगा, वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। ठीक है, अभी टाइम का रेशियो यहाँ पे दे दिया गया, कितना होगा 7:5:7। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 7:5:7 आ जाएगा, 7:5:7 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब तुम लोग एक चीज बोला था यहाँ पे कि तुम्हारा जो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो तुमको अगर प्रॉफिट का रेशियो चाहिए या फिर रिटर्न का रेशियो चाहिए, उस केस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ए का रिटर्न कितना होगा 11 × 7 दैट इज 77। बी का रिटर्न कितना हो जाएगा 12 × 5 दैट इज इक्वल टू 60, और सी का कितना हो जाएगा 91। बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर हो रही है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओ सॉरी, रुक जाओ, मैं क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ ना। ठीक है, मैं इसको दूसरा तरीके से करके दिखाता हूँ, रुको, दूसरा तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा वो कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, और इसको भी छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया अभी। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला गया, उनको टोटल प्रॉफिट कितना ऑब्टेन हुआ है, उनको टोटल प्रॉफिट 35,340 ऑब्टेन हुआ है। और अगर मैं अपना टोटल प्रॉफिट देखूं तो कितना हो जाएगा 77, 60 और 91, मतलब इनका सम कितना आ जाएगा, देखो 77, 60, 91 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 15 + 5 कितना होता है 20, 20 + 2 22 हो जाएगा। तो 22, तो इट विल बी इक्वल टू कितना 228 हो जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से 228 आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रेशियो, बट क्वेश्चन में कितना दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि इट शुड बी 35,340 होना चाहिए। दैट मीन्स मैंने तुम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज समझाया था, वो क्या था, गिवन से करना होता है डिवाइड, फाइंड आउट से करना होता है मल्टीप्लाई। गिवन किस चीज का वैल्यू है यहाँ पे 3540, ये वाला चीज तुम्हारा गिवन है 340, सॉरी 340 ये गिवन है, और इसी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 228 है, तो 228 यहाँ पे लिख दिया। और फाइंड आउट क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ ए, और जो फाइंड आउट करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे शेयर ऑफ ए कितना है 77 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ किससे कैंसिल जाएगा, ये 0 है 8 है 5 से जाएगा 10, 100 से नहीं जाएगा, 50 से नहीं जाएगा, 155, 155, तो तुम लोग एक एक करके कैंसिल करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 155 इंटू कितना 77। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए, दैट मीन्स ये तो तुम्हारा आंसर हो नहीं सकता, मतलब वो तीनों में से एक होगा। अब यूनिट डिजिट का बाद वाला वैल्यू भी तुम्हारा अलग अलग है, तो वो वाला चीज़ कर सकते हो। तो एक काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 77, पूरा मरने का जरूरत नहीं, 2 डिजिट निकाल लो हो जाएगा, क्योंकि सबका 10th डिजिट अलग अलग है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग सेकंड डिजिट भी निकाल लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 35, 3 यहाँ पे 38, 8 यहाँ पे आगे नहीं बढ़ते, चलो एक कर लेते 7 on 7, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 लिख के रख देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 35, दैट मीन्स यहाँ पे 5 आएगा, इसको ऐड करोगे 35 आएगा। आगे और कैलकुलेशन नहीं करना है। 35 कहाँ दिख रहा है, 35 मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमेशा पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होता है। मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूंगा वो चीज, कैलकुलेशन हमेशा करने का जरूरत नहीं होता है। कभी कभार ऑप्शन तुमको बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है, तो ऑप्शन का हेल्प ले लिया करो। ऑप्शन का जब हेल्प लोगे तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करने जाते थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता था। ठीक है, तो इसी कारण क्या करना, ऑप्शन को भी देखते रहना, ऐसे रखना, तुम्हारा आग एक इस तरफ होना चाहिए, एक इस तरफ, एक क्वेश्चन पढ़ रहा होता है, एक ऑप्शन पढ़ रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि खिचड़ी बना दे रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का यूज किया करो। यहाँ पे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का जो एग्जाम ले रहा है ना, उनका यही मोटिव रहता है कि तुम्हारा जो वो है क्या बोलते हैं, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर अच्छे से काम कर रहा है तभी जाकर तुम्हारा सिलेक्शन होगा।
बात समझ में आ रहा है? नॉलेज सबके पास, इसको अप्लाई कैसे करना है वही चीज़ उन लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग एक बार कर चुके हैं ना क्या, चलो कोई बात नहीं। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम विद स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट ऑन द ट्रैक व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का एक स्पेशल टॉपिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेस। तो रेस का ये क्वेश्चन है। अब इसको करना कैसे है देखो, सीधा सा बात है, डिस्टेंस दे दिया गया, कितना है 1600 मीटर्स दे दिया गया, लेकिन 1600 मीटर से काम नहीं चलेगा, ये सब किलोमीटर्स में है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग इसको, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अच्छा किलोमीटर में कन्वर्ट कर, क्यों करना है, इसको मीटर्स में रहने देते हैं ना, आंसर ही तो हम लोग का उसमें है ना, तो इसको मीटर्स में रहने देते हैं। स्पीड कितना हो जाएगा, बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 2 स्पीड दिया है, किसको लेना है, अब यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा केस ऑफ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करना है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस करना है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये सीरीज में भी ऑलमोस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला, सेम डायरेक्शन बोला गया, तो सेम डायरेक्शन में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। दैट इज तुम्हारा 45 माइनस 27 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 से 7 जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझे किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर यहाँ पे सेकंड्स में है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने के लिए 5/18 से करना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ, कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बस समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था तुम्हारा 1600, और स्पीड कितना था तुम्हारा 5। कैंसलेशन करके देखो आंसर कितना हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, बचा कितना 20, कितना हो जाएगा तुम्हारा 320 सेकंड्स हो जाएगा। और ये 320 सेकंड्स कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ बच्चे को यहाँ पे एक जगह में डाउट होगा, वो डाउट होगा कि सर आपने यहाँ पे 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हो रहा होगा किसी को डाउट, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक लाइन लिख देता हूँ। अगर तुमको कन्वर्ट करना है ना, तो हमेशा याद रखना, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाओगे, ठीक है, हमेशा याद रखना यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय कितना 5/18। ये हो जाएगा तुम्हारा पहला पॉइंट। और जब भी इसका रिवर्स केस करना है, दैट इज मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तक जाना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड तक जाना है, हमेशा मल्टीप्लाई इट बाय 18/5। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या था, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मैंने क्या किया 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 5/18 क्यू, 18/5 क्यू। तब हम लोग स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर किया गया था, वहां पर मैंने वो चीज बताया था। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बस अभी अगर तुमको लगता है कि एग्जामिनेशन के लिए मुझे तैयारी करना है, तो अभी के लिए प्रेजेंट एनटीपीसी एग्जाम के लिए तुमको ये चीज याद रख लो, बहुत काम आ जाएगा ये चीज। बात समझ में आया। चलो भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 7 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। यहाँ पे कितना था, 3 मैथमेटिक्स का पेपर था, 2 इंग्लिश का पेपर था एंड 2 हिंदी का पेपर था। डी गेट्स एवरेज मार्क ऑफ 45, 55 एंड 60 इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी रेस्पेक्टिवली। सीधा सा बात है, इतना मिला उसको। व्हाट इज द एवरेज मार्क पर पेपर, जितना सारा टोटल पेपर था उसका एवरेज मार्क कितना है ये तुमको बताना है, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल पेपर जितना था वो लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं ना, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा शायद से यहाँ पे, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ सकता है इस केस में, तो रिस्क नहीं लेने का एकदम बिल्कुल, बाबूराव बनने का। टोटल कितना पेपर है, 7 पेपर्स है, ठीक है। 7 पेपर्स, 3 2 2 7 पेपर हो गए टोटल। तो यहाँ पे मैं टोटल लिख के रख देता हूँ, टोटल इज इक्वल टू 7 पेपर्स, ठीक है। अभी देखो मैथ्स का कितना था 3, और उसका एवरेज कितना है 45, याद है ना। तो मैथ्स का टोटल कितना बन जाएगा, टोटल फॉर मैथ्स या फिर टोटल सम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम फॉर मैथ्स, सम मैथ्स कितना हो जाएगा, एवरेज कितना था 45 इंटू कितना, मैथ्स का पेपर 3 था, ठीक है। मत पूछना क्यों, क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू टोटल बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम निकालोगे तो क्या होगा, सम विल बी इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 3 था, और एवरेज कितना था 45। तो मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 5 3 15 का 5 135 होगा ना, 5 3 12, हाँ 135 हो जाएगा, ठीक है। सम फॉर क्या हो जाएगा, इंग्लिश, सम फॉर इंग्लिश
कितना हो जाएगा, 2 पेपर 55, मतलब 55 इंटू 2 विच इज इक्वल टू कितना 110। ठीक है, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, सम फॉर हिंदी। सम फॉर हिंदी देखो तुमको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू कितना 120। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज तुमको मिला है सबको सम कर दो, ये तुम्हारा मैथ्स का, ये तुम्हारा इंग्लिश का, ये तुम्हारा हिंदी का। टोटल कितना हो जाएगा सम, टोटल सम विल बी इक्वल टू 135 प्लस 110 प्लस 120, कितना आ जाएगा 005 2 3 6 1 2 3, कितना हो जाएगा 365। अब ओवरऑल एवरेज पूछा तो ओवरऑल सम से तुम डिवाइड करोगे इसको, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम दैट इज 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल सब्जेक्ट कितना था, 3 2 5 प्लस 2 7 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, किससे जाएगा 7 5 35 बचा 1, 7 on 7 7 2 14, 52.1 हो जाएगा। इतना क्यों कैलकुलेशन करना है, 52 वाला बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अगर तुमको कॉपी में लिखना तो लिख सकते हो, इट विल बी 52.1। बात समझ में आ रहा है। देखो भाई कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं बार बार बोलता था शॉर्टकट्स का सीन छोड़ो, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, क्या होता है बच्चे लोग कंसेप्ट नहीं समझते, लगा देंगे एलिगेशन, कंसेप्ट नहीं समझ रहे तो लगा देंगे यहाँ पे मिक्सचर वाला कंसेप्ट, कंसेप्ट नहीं समझ रहे लगा देंगे रेशियो वाला कंसेप्ट। भाई अगर तुम कंसेप्ट नहीं समझ रहे तो वो सब लगा के क्या ही फायदा। बात समझ में आ रहा है, ये सब समझो, चीज़ों को समझो अच्छे से। अब तो फिलहाल तुम्हारे पास टाइम है नहीं कि एग्जाम कल परसों में है, ठीक है, लेकिन जितना हो सके ना जब भी तैयारी करो फुल दिल और दिमाग से तैयारी करो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस एग्जाम देना पास करना इसके लिए दे रहे हो। ठीक है, सिलेक्शन हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, तुमको सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करना है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो कुछ सीखने को तो मिलेगा ना भाई। तो उस माइंडसेट से पढ़ाई करो ताकि तुमको सीखने को मिले, सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला गया, इफ द रेशियो ऑफ द, भाई इसका आंसर यही है, इसमें क्या ही करना है। देखो साइड का रेशियो कितना दे दिया, सिमिलर ट्राइंगल का साइड का रेशियो कितना दे दिया गया तुम्हारा, √3:2। अब क्या पूछा गया, इसका एरिया का पूछा गया ना, तो हमेशा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना 3:2। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसमें क्या ही करना है, ये सिंपल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मान लो तुमको यहाँ पे बोल देता, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, तुमको एरिया का दे देगा 16:25। ठीक है, और बोला साइड का रेशियो कितना होगा सिमिलर ट्राइंगल का, सीधा सीधा इसका क्या कर लेना, स्क्वायर रूट ले लेना है। मतलब साइड का पूछेगा तो स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, एरिया देके साइड का पूछ सकता है तब स्क्वायर रूट ले लेना है, और जब साइड देके एरिया का पूछे तो उसका स्क्वायर कर लेना है। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, क्लास 9 का बुक उठा के देखना, मिल जाएगा तुमको। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बातें। चलो भाई अगर ये सब क्लियर हो रही है तो आज का आखिरी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ऑब्वियसली आज हम लोगों का किसका किसका मैच है सबको ही पता है ना, आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, चलो जितना ट्रोल करना था हम लोगों ने आरसीबी बुक कर लिया है, तो और ट्रोल नहीं करेंगे यहाँ पे, क्या पता जीत जाए तो कल मुझे कोई ट्रोल करने लग जाओ। ठीक है, बेचारे ने 18 साल वेट किया है तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो सब्र का फल जो मीठा होता है, जो हम लोग ने बहुत टाइम से सुन के आए, वो चीज़ हम लोग को भी देखने को मिल रहा है, तो कुछ मोटिवेशन वहाँ से भी लो। ठीक है, हर बार हारते जा रहे, अचानक इस बार बहुत सारा मैचेस जीत गए, उनको विन परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इससे क्या सीखने को मिला, इससे हम लोग को एक कहावत सच होते हुए दिख रहा है, वो क्या है, सब्र का फल मीठा होना। बात समझ में आ रहा है। तो इस बार कप जिसको भी जाएगा उसको पहली बार कप हो जाएगा। क्लियर है, तो कोई झगड़ा नहीं करेगा यहाँ पे, हम को कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी खुशी पे आईपीएल का फाइनल होने का खुशी में ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, द एवरेज रन ऑफ 20 इनिंग्स ऑफ ए बैट्समैन इज इतना। तो 20 इनिंग्स में उसका कितना एवरेज कितना है, 58 है। तो टोटल रन कितना बनाया होगा, टोटल रन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इनिंग्स इंटू 58। सिंपल सा बात है, कितना होगा, 8 2 16, 5 2 10 11 और 0 कितना होगा, 1160 हो जाएगा। ही मेक्स कितना 305 रन इन लास्ट 5 इनिंग्स, और लास्ट 5 इनिंग्स में उसने कितना रन बनाया, 305। लास्ट 5 इनिंग्स में उसने कितना रन बनाया, 305 बनाया। तुमको अभी बताना है कि रिमेनिंग इनिंग्स का एवरेज कितना है। एवरेज बोला है ना, एवरेज, हाँ, रिमेनिंग इनिंग्स का एवरेज बताना है। ठीक है, टोटल रन उसका इतना, उसमें से 5 इतना है।
ठीक है, तो सीधा सीधा भाई मैंने माइनस कर दो ना यहाँ पे 305 कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे भी 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे कितना 11 से 3 जाएगा 8 बचेगा, कितना हो जाएगा 855 हो जाएगा। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, नया एवरेज विल बी इक्वल टू 855 डिवाइडेड बाय 20 मत करो क्योंकि 20 में से 5 तो मैंने हटा दिया ना, बचा कितना 15 यहाँ पे लगा लो, कितना टाइम्स में जाएगा 7 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में 75, 10 बचा 105 7 टाइम्स में जाएगा 57 हो जाएगा आंसर, खत्म बात। क्या ही बात है इसमें, क्या ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस खुशी में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का आरसीबी इस बार जीत लेगा, ठीक है। जितना भी चाहिए भाई मेरे, हो सकता है हम लोग का किंग कोहली का इस बार लास्ट आईपीएल हो, ठीक है। तो जो भी होता है अच्छे खेल होना चाहिए कि इतना इंडिया के लिए किया है तो इतना तो हम लोग का फर्ज भी बनता है कि हम लोग उसको आज सपोर्ट करें, ठीक है। तो सब आज आरसीबी को सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं कि किंग्स 11 पंजाब के साथ मेरा कोई दुश्मनी है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे हमारे पास किंग कोहली है तो किंग कोहली को सपोर्ट करना हमारा हक बनता है, या फिर सबका हक बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और एक पॉजिटिव नोट को क्लास को ख़त्म करते कि जो भी जीते यहाँ पे कप सबके लिए नया होने वाला है, ठीक है। तो जो भी हो यहाँ पे अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आईपीएल के चक्कर में पढ़ने मत भूलना, और आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय एवरीवन।